हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। और आप जानते हैं कि अगर आप 4.0 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में अगर बढ़त नहीं ली तो आप मानिए कि हमेशा के लिए आप पीछे रह जाने वाले हैं। और क्या भारत की स्थिति इस स्थिति में है कि हम इसे लीड कर रहे हैं या हम अभी इसकी शुरुआत में हैं? और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आता है क्या? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या आता है इसके बेस में? सेमीकंडक्टर। अब देखिए, ये जो सेमीकंडक्टर है इसका निर्माण अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। देखिए, ये अपने आप में एक हाई एज कटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसके लिए बहुत सारी बातों की आवश्यकता है। देखिए, आपको पेशेंस लगेगा, लगभग 5 से 10 साल का समय लगेगा इन्वेस्ट करने के बाद। आपके पास में कम से कम जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो होने चाहिए, क्रिटिकल मिनरल्स आपके पास होने चाहिए। उनके भंडार है या नहीं उसे भी देखने वाले हैं इसमें। तीसरा, आपके पास में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। चौथा, आपके पास में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं है, और पांचवा लास्ट, आपके पास में कम से कम इतना पैसा होना चाहिए कि आप इसे लगाने के बाद में 10-5 साल ना सोचें। क्लियर है? तो फ्यूचर के विषय में आपको सोचना होगा। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है ना, तो आप कम से कम इंडस्ट्रियल 4.0 रिवॉल्यूशन को आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप एक कंज्यूमर बन करके रह जाएंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर कि भारत के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं। क्या वास्तव में भारत ने सोचा भी है इस विषय में, या पहले जिस तरीका से हुआ करता था भारत की पॉलिटिक्स के अंदर वही सब चल रहा है? तो देखते हैं। आइए देखिए, भारत सरकार ने इसे लेकर के बहुत जबरदस्त कार्य किया है। आप देखिए, भारत सरकार के द्वारा आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 दोनों चालू हैं। और 2.0 के लिए लगभग 28,000 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग भारत सरकार कर चुकी है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात होती है कि विल पावर की, और सरकार के द्वारा रेयर अर्थ कॉरिडोर बना करके बजट के अंदर इसके लिए प्रावधान करने, और 4 ऐसे स्टेट्स का जो कि जिनके पास में ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनके रॉ मटेरियल की उपलब्धता, साथ ही साथ में हमारा नीदरलैंड के साथ में जाकर के उनके साथ में, क्योंकि देखिए जो लिथोग्राफी मशीन होती है ना, उनको बनाने का कार्य कौन करता है? उनको बनाने का कार्य नीदरलैंड करता है। भारत का उनके साथ में जाकर के अच्छे संबंध स्थापित करना और इसकी बात करना कि भाई हमें ये सब चाहिए। दूसरा, रूस के साथ में बैठ करके रूस की जो कंपनी है उनके साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, और साथ ही साथ में भारत सरकार ने कि भाई हमारे पास में ये जो 4 स्टेट हैं, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनके अंदर हमारे पास में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लेकिन इनकी जो प्रोसेसिंग है, इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो हमें निकाल करके रूस की कंपनियां हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी, और साथ ही साथ में हमारा इसमें साथ भी देंगी। तो रूस के साथ में इसकी बात होना, और साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा इसके अंदर इतना ज्यादा फंड इन्वेस्ट करना, और इसी के साथ में अमेरिका की जो कंपनियां हैं, मैंने आपको बताया सानद के अंदर जो अमेरिका की कंपनी है, मैक्रोन नाम की कंपनी है, उनके साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्योंकि जब हम चिप बनाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि चिप बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या है, किस तरीका से कार्य करता है। आपको सैकड़ों तरीका के केमिकल्स चाहिए, सैकड़ों तरीका के आपको गैसेस चाहिए। अब क्योंकि एक देश में सारा उपलब्ध होना ये पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए एक सप्लाई चेन होनी चाहिए। लेकिन हमेशा ये याद रहे कि सप्लाई चेन इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो कि भाई बना आप रहे हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल है 99% आप जो है दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है, तो फिर तो नहीं चलेगा। ऐसा हो सकता है कि 40% दूसरों पर निर्भर हो और 60% आप अपने देश से ही वो सब बना रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स से आप रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं, कुछ केमिकल्स, कुछ गैसेस जो है ये सब आप अपने देश से ले रहे हैं, तब जाकर के आप इसे सक्सेसफुल मान सकते हैं। देखिए, भारत सरकार ने मैंने जैसे बताया कि 4 स्टेट है जहां पर एक कॉरिडोर बनाया, और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए ये आधारशिला है। जरूरी खनिजों के लिए घरेलू माइनिंग और प्रोसेसिंग, जो मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर लेंथेनम, सीरियम, नियोडियम, यानी कि ये सारे क्या है, ये है रेयर अर्थ मिनरल, और कुछ क्रिटिकल मिनरल जैसे गैलियम और जर्मेनियम, ये हमें चाहिए। तो इसके लिए भारत के अंदर जो घरेलू माइनिंग और प्रोसेसिंग, भाई कुछ भी नहीं है तो मानो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम 90% चाइना से मंगा रहे हैं, लेकिन होना क्या चाहिए कि कम से कम हम 40-50 कुछ परसेंट तो अपने देश में बनाए ना। और अगर हम अपना इतने देश में बनाएंगे तो दूसरा देश भी इससे हमें लीवरेज नहीं लेगा, बल्कि वो ये कहेगा कि भाई ये हमारे ग्राहक है, इनका सम्मान करो। अगर आप के पास कुछ भी नहीं है तो फिर वो क्या है, बेशक आप बायर है, लेकिन अपर हैंड किसका रहेगा? हमेशा जो चाइना है उसका रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां मोनोपोली है। वो कहेगा कि भाई मेरे ही पास है, दुनिया के पास ये है ही नहीं, तो आप क्रेता हो तो क्रेता की तरह रहो, और जो मैं आपको बता रहा हूं प्राइस वही देना होगा, और जब मैं दूंगा तभी लेना होगा। ऐसा नहीं कि आप ये कह सकते हैं हमें जल्दी दीजिए। तो ये सब कुछ शर्तें होंगी। देखिए,
कच्चे माल से धातु तक भारत के समुद्री तट जहां मोनोजाइट पाया जाता है, वहां प्रचुर खनिज भंडार है, वहां से माइनिंग की जाती है, वहां से रिफाइनिंग की जाती है। चिप की परफॉर्मेंस के लिए ये जितना जैसे कैपेसिटर हो गए, सेंसर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हो गए, इनके लिए जरूरी है चीन पर निर्भरता कम करनी होगी। 90% चीन का जो दबदबा है इसको हमें कम करना होगा। सुरक्षित कच्चा माल, जब भारत अपनी खुद की चिप निर्माण फैक्ट्री जिसे हम फैब लैब्स बोलते हैं, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा, जब हम ये सब करेंगे तो उसके बाद में हमारी दूसरे देशों पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। भू राजनीतिक सुरक्षा हमें मिलने वाली है कि अगर आप एक सप्लाई चेन में आते हैं और महत्वपूर्ण पार्टनर बनकर उभरते हैं तो आपको भू राजनीतिक ना सिर्फ आपकी इज्जत बढ़ती है, आपका जो स्टेचर है वो बढ़ता है, बल्कि आपके पास में किसी तरह का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी नहीं है। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आप एक की प्लेयर बन करके उभरने वाले हैं। हाईटेक टूल्स और परमानेंट मैग्नेट बनाने का जो निर्माण है, लगभग 7280 करोड़, तो सोचिए परमानेंट मैग्नेट जो है इसे बनाने के लिए जो हमें क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, उनके लिए भारत सरकार ने दिए हैं। चिप मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, जैसे मैंने आपको बताया, रोबोटिक आर्म्स होगा, वैक्यूम पंप हो गया, लिथोग्राफी, ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स है। जब हम चिप बनाने के लिए जाते हैं तो इनकी आवश्यकता होती है, तो वो भारत सरकार के द्वारा, मैंने जैसे बताया कि नीदरलैंड के साथ में हमारा इससे साझेदारी है, हमारी ताइवान के साथ इसके लिए कल्चरल रिलेशनशिप के नाम पर मैंने कितनी बार बताया है, वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हुआ है हमारे लिए। उसके बाद देखिए, कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है भारत सरकार के द्वारा। अगर आप कॉरिडोर के अंदर किसी भी तरीका से मिनरल्स जो है, क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग करते हैं, तो आपके लिए जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो बिल्कुल जीरो है। उसके बाद देखिए, सस्ती मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आप यहाँ पर सस्ता बनाएंगे तो हमारी कंपनियों को सस्ता मिलेगा और हम प्रतिस्पर्धा में आएंगे, ताकि हमारा एक बार चक्का घूमने लगे तो फिर हम आप देख लेंगे। उसके बाद में सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी जो है अपना जो फाइनेंस किया है, इसको बढ़ावा दिया है। अब आप देख सकते हैं, सिलिकॉन जब हम बनाते हैं चिप, उसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर 3 चरण होते हैं जो हमें देखने होंगे। 3 चरण कौन कौन से हैं आप देखेंगे। पहला जो चरण है उसके अंदर आता है सिलिकॉन वेफर को तैयार करना। इसका हम बोलते हैं इग्निटो टू वेफर। इसे क्या करते हैं, जो सिलिकॉन है आप जानते हो तो रेत है, उससे क्या करना है, प्योरीफाई करना है। 99.99% प्योरीफाई करना, कितना, 99.99% प्योरीफाई करना है। प्योरीफाई करने के बाद में क्या होगा, उसको जैसे आप देखें जो पनीर जमाते हैं ना, पनीर की तरीका से, जैसे उसे पनीर जमाते तो कपड़ा में इस तरीका से उसे निचोड़ते हैं, तो आपने क्या करा, प्योरीफाई करा। प्योरीफाई करने के बाद में उसको क्या करा, जैसे पनीर जमाते हैं उसी तरीका से उसे जमाया। जमाने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, जमाने के बाद में आप क्या करने हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, जिसे बोलते हैं वेफर स्लाइसिंग। क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसे काटते हैं, इसे बोलते हैं वेफर स्लाइडिंग। अच्छा, आप जानते हैं कि ये तो पत्थर जैसा हो जाता है, पनीर की तरह मुलायम तो नहीं होता ना सिलिकॉन, तो ये पत्थर जैसा हो जाता है। इसे काटने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि डायमंड आरी का प्रयोग करते हैं, डायमंड के सीजर जो होती है उसका प्रयोग करते हैं इसे काटने के लिए। फिर क्या करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। जब वो टुकड़े अलग अलग कट जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, पॉलिश करने के लिए आप जानते हैं उसे चिकना बनाते हैं। ये होता है पहला स्टेप। तो यहां पर पहला स्टेप हो जाता है खत्म, पहला चरण खत्म। क्या करा, आपने शुद्ध सिलिकॉन बनाया, उसके बाद में आपने उसको क्या कर दिया, जमा दिया। जमाने के बाद में वो पत्थर हो गया, तो फिर उसको क्या करा, डायमंड की कैंची से काटा। फिर उसके बाद में क्या करा कि इसकी जो है आपने पॉलिश कर दिया, खत्म हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट चरण, वेफर पर फैब्रिकेशन। अब जो ये बनी हुई है, इनके ऊपर ये जो प्लेट्स बनी है, इनके ऊपर क्या करना है, ट्रांजिस्टर्स को क्या करना है, बुनना है। जैसे कपड़े को बुनते हैं ना, ट्रांजिस्टर्स लगाने हैं। अब ट्रांजिस्टर्स कोई ऐसा तो नहीं है कि ऐसा हाथ से उठा करके लगाओगे, नहीं, ये एक हाई एज कटिंग टेक्नोलॉजी है। देखना, पहला इसके अंदर होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि जो वेफर की प्लेट है उनके ऊपर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस की मदद से सिलिकॉन डाइऑक्साइड से सुरक्षात्मक इंसुलेटर्स की परत बनाते हैं। इंसुलेटर्स की परत क्यों बनाते हैं, ताकि यहां पर मॉइस्चर ना आ सके और एक स्ट्रांगनेस भी आ जाए प्लेट के अंदर। उसके बाद में क्या होता है, फोटोस्टेटिक कोडिंग करते हैं, यानी कि वेफर पर प्रकाश लाइट डालते हैं, फोटोन्स डालते हैं, जिसे हम बोलते हैं लाइट सेंसिटिविटी। लिक्विड केमिकल्स की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसको क्या बनाया जा सके, या तो कमजोर या फिर कठोर, दोनों तरीका से। यानी कि आपने इंसुलेटर चढ़ा दिया, अगर आपको उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स डालना है तो उसे क्या बनाना पड़ेगा, लूज बनाना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर्स डालने के बाद फिर उसको क्या करना पड़ेगा, कठोर करना पड़ेगा। तो सेम वही कार्य है, इसे बोलते हैं फोटोलिथोग्राफी, यानी कि सर्किट में छापना, सर्किट में छापना। देखना, चिप के सर्किट को ब्लूप्रिंट करना होता है, मास्क बनाना होता है उस पर।
आपने देखे होंगे ना जो सर्किट्स होते हैं उन पर ऐसी लाइनिंग बनी होती है, देखा आपने? नहीं तो मैं दिखा दूंगा, यानी कि लगा दूंगा मैं अलग से इमेज, तो आप सर्किट को देखोगे तो ऐसे लाइन बनी होती है, वहां पर तार बिछाए हुए होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सर्किट बना दिया, सर्किट पर अल्ट्रावायलेट लाइट से क्या करते हैं, मास्क बना दिया, जहां जहां लाइट जाती है फोटोस्टेटिक केमिकल्स वहां पर बना दिए जाते हैं। फिर होती है एचिंग, यानी कि नक्काशी, नक्काशी किसकी, जो ट्रांजिस्टर्स है उनकी नक्काशी होती है। उसके बाद होता है आयन इंप्लीमेंटेशन, ट्रांजिस्टर्स का फिर बनाना होता है, ट्रांजिस्टर्स को उसी पर रख करके फिर वहां पर ट्रांजिस्टर्स का निर्माण करते हैं और फिर उसका मेटलाइजेशन करते हैं, यानी कि आपस में जो ट्रांजिस्टर बनाए हैं उन सबको जोड़ देते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ ट्रांजिस्टर्स एक प्लेट के ऊपर होते हैं जिसे हम सर्किट कहते हैं, तो उसको आपस में जोड़ देते हैं। फिर आता है तीसरा चरण, असेंबल करना। अब ये जो बन गए हैं इनको पैकेजिंग करी जाएगी, टेस्टिंग करी जाएगी। अब जो टेस्टिंग करी जाएगी, जो खराब है उस पर रेड कलर का क्रॉस मार्क अलग रख देंगे और जो सही है ग्रीन करके उसे हम क्या करेंगे, पैकेजिंग करेंगे। जैसे देखिए जो डाई स्लाइसिंग होंगी उनको आपस में जो खराब टुकड़े उन्हें फेंक देंगे, पैकेजिंग करेंगे और इस तरीका से ये पूरी जो प्रक्रिया है ये यहाँ पर हो जाती है और फिर टेस्टिंग करने के बाद में उनको यूज के लिए भेज देते हैं। अब भारत के अंदर इसे लेकर के मैंने आपको कॉरिडोर बना दिया, 3 लोग भी इसके लिए साथ आए हैं, 3 कॉर्पोरेट दिग्गज इसके लिए साथ आए हैं। आप जानते हैं अडानी साहब है ना। अब देखिए कॉर्पोरेट दिग्गज अडानी हो गए, अंबानी हो गए और वेदांता, ये तीनों साथ आए हैं और इन्होंने जो ये कॉरिडोर मैंने आपको बताया है इसमें इन्होंने एक राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश को लिया है। अब आंध्र प्रदेश में ये करेंगे, चीन के 90% का जो एकाधिकार है उसको हमें क्या करना है, तोड़ना है और उसके ऊपर जो निर्भरता है उसे कम करनी है। सप्लाई चेन को हथियार बनाना, पिछले साल चीन द्वारा मैग्नेट रोकने से भारत का ईवी उत्पादन ठप हुआ था। अमेरिका की जो कूटनीतिक दबाव, अमेरिका खनिज समझौते के जरिए भारत की स्वायत्ता को प्रभावित करने की कोशिश करता है। चीन के पास में आप जानते हैं उनका हमारे दबदबा है। भारत की कुल भंडारण क्षमता कितनी है, रेयर अर्थ की 482.6 मिलियन टन ये भारत के पास है। भारत का विशाल खनिज भंडार है और आंध्र प्रदेश के अंदर 211 है इनमें से, इसीलिए आंध्र प्रदेश को चुना होगा कि भाई आधे से ज्यादा यही है, बाकी 3 को बाद में देख लेंगे, पहले हम इनको देख लेते हैं। अब देखिए रेयर अर्थ वार भारत बनामी चीन, 21वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक जंग और भारत की रणनीतिक ब्लूप्रिंट क्या है, ये इस तरीका से होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और आपका जो मोबाइल है उससे लेकर के हमारे जो फाइटर जेट्स होते हैं इन तक सबके लिए चिप्स की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 21वीं सदी का नया तेल है रेयर अर्थ मिनरल्स। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से लेकर के मिसाइल डिफेंस सिस्टम, भविष्य के नियंत्रण ये खनिजों पर होने वाला है। देखिए स्मार्टफोन और ईवी जो व्हीकल्स होते हैं, बैटरीज होती है, उनके लिए चाहिए। फाइटर जेट्स हो गए, मिसाइल्स वगैरह हो गए, उनके लिए चाहिए। अंतरिक्ष में आप देखिए स्पेस अगर मिशन आपको सक्सेस करने हैं तो उनके लिए भी हमें सेमीकंडक्टर्स की आवश्यकता होती है और इनके लिए आप जानते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की। ड्रैगन का एक अधिकार, ग्लोबल सप्लाई चेन पर नियंत्रण। चीन की ताकत केवल खदानों में नहीं बल्कि प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग तकनीक में है, यानी कि वो माइनिंग करते हैं 70%, अब देखिए रिफाइनिंग करते हैं 90% और रिसाइकलिंग करते हैं 97%। तो ये है, यहाँ पर आता है टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आता है टेक्नोलॉजी। और ये चाइना क्यों कर पाया, भारत क्यों नहीं कर पाया, आपने कभी सोचा है इसके विषय में कि चाइना कर पाया लेकिन भारत क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि भारत के अंदर आप जानते हैं डेमोक्रेसी है। क्या है? डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी होती नहीं है, यानी कि यहाँ की जो सरकार है, अभी तक की जो सरकारें थी 2014 से पहले की, वो 5 साल का ही प्रोजेक्ट लेकर के चलती थी। अच्छा, उससे पहले तो आप जानते हैं कि 5 साल भी नहीं रुकते थे, 5 साल से पहले ही सरकार गिर जाती थी, क्योंकि मिली-जुली सरकारें होती थी, बाहर से सपोर्ट देने वाली सरकारें होती थी। अपना जैसा आप देखते हैं 13 दिन भी, आप सोचिए हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जो 13 दिन प्रधानमंत्री रहे, तो 13-13 दिन भी सरकारें चली हैं। तो जहां 13 दिन सरकार चली हो, 13 महीना सरकार चली हो, वहां जहां 5 साल सरकार ना चलती हो और मिली-जुली सरकारें हो, जहां करप्शन हाई लेवल हो, क्या आप मानते हैं कि वहां पर किसी तरीका से हम 10 से 15 साल का प्रोजेक्ट लेकर के चल सकते हैं? क्या है संभव? नहीं है संभव। तो डेमोक्रेसी के अपने फायदे हैं और अपने भयंकर नुकसान भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि भारत के पास में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं है, यानी कि जो 5 मैंने शुरू में बताए थे आपको उनमें से एक ये मिसिंग था। फिर दूसरा विल पावर भी नहीं थी। फाइनेंस, यानी कि आपके पास में इकोनॉमिक सिस्टम, तो आप जानते हैं 1991 में तो आप जानते हैं कि हमारे पास में अपने ट्रेड करने के पैसे नहीं थे, अपने देश में यहाँ पर इंपोर्ट्स करने के पैसे नहीं थे। तो हम बताइए हम किस तरीका से हम सेमीकंडक्टर्स जैसे जो एक लॉन्ग टर्म विजन में हम अपना निवेश कर सकते थे, तो उससे संभव नहीं था। और यहाँ तो घोटाले होते थे, कोलगेट और इस तरीका से
देखिए, अमेरिका द्वारा क्रिटिकल मिनरल्स एनर्जी फ्रेमवर्क पर हवाला देकर भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाया गया और अमेरिकी नौसेना द्वारा कथित दबाव पर भारतीय जहाजों के पास मिसाइल गतिविधियों द्वारा अमेरिका अधिकारियों के सामने ये सब कुछ किया गया। भारत का घरेलू पलटवार कॉर्पोरेट सिंडिकेट, पहली बार भारत ने टॉप कॉर्पोरेट घराने चीनी मोनोपोली को तोड़ने के लिए एक साथ आए हैं। रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, वेदांता जो मैंने आपको शुरू में दिखाया है, और आंध्र प्रदेश के अंदर अप्रोक्सीमेट 50% ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इसलिए उन्होंने आंध्र प्रदेश को ही चुना है। सरकारी प्रोत्साहन है 7300 करोड़ रुपए का। पीएलआई स्कीम आप जानते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के अंदर भारत सरकार के द्वारा इसमें 7300 करोड़ रुपए का इंसेंटिव अपनी ओर से भी दिया गया है। भारत के रेयर अर्थ हॉटस्पॉट आंध्र प्रदेश की जो कोस्टल बेल्ट्स में बन रही है ये औद्योगिक, यहाँ पर देखिए 482.6 मिलियन डॉलर के हमारे पास में ये क्या है, भंडार है। जबकि प्रमाणित आप देखोगे तो भारत में 12.47 मिलियन टन प्रमाणित मोनोजाइट जो है उनके भंडार है। ये है देखिए टेक इन्वेस्टमेंट, गूगल, मेटा, एक्स जो फैक्सकॉम, प्रस्तावित रेयर अर्थ कॉरिडोर, कोस्टेबल माइनिंग। आप देख सकते हैं ग्लोबल चक्रव्यूह, भारत की रणनीतिक गठबंधन है रूस के साथ में। मैंने जैसे आपको बताया है रेडमेट नाम की जो कॉन्फ्रेंस अभी 2026 में हुई है, वहां पर रूस के साथ में हमने समझौता किया है कि हमारे लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप करेंगे और हमारे जो लोग हैं वो आपकी कंपनी के साथ में मिलकर के हमारे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन करेंगे। देखिए लैटिन अमेरिका, लिथियम जो ट्राइंगल, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, इनके पास में भी अच्छे खासे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अफ्रीका के पास देखिए इथोपिया और अन्य अफ्रीकी देशों में भारतीय तकनीक के बदले कच्चा माल वहां से हम प्राप्त कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक तुलना, चीन का एक अधिकार बनाम भारत का इकोसिस्टम। चीन में देखिए 90% रिफाइनिंग है, भारत 17 से 18% वैश्विक आबादी और विशाल जो प्रयुक्त संसाधन और पीएलआई योजना। उसके बाद में ऑपरेशन मॉडल देखना, स्टेट बैक्ड पारदर्शी डेटा है यहाँ पर, लेकिन भारत के पास में रिलायंस, अडानी, वेदांता ऐसे कॉर्पोरेट कोलैबोरेशन के साथ में हम पारदर्शी नीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कमजोरी देखिए 300% डेट टू जीडीपी रेशो है चाइना का, और वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम आप जानते हैं वो कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं। रिफाइनिंग तकनीक में शुरुआती चरण 4 से 5 साल का समय लगेगा, मैंने जैसा बताया। उसके बाद देखिए कूटनीतिक जो रुख क्या है, एक्सपर्ट्स को हथियार बनाना, वेपनाइजेशन। यहाँ पर क्या है, भारत, रूस, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के साथ विन विन सिचुएशन में जा रहा है। हम उनसे क्या ले रहे हैं, जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं और उनके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, उनके लिए फंड और उनके देश का जो डेवलपमेंट भारत कर रहे हैं। अब देखिए चीन मोनोपोली को तोड़ने के लिए 5 वर्ष का रोड मैप लेकर के चले हैं। पहले क्या लिया है हमने, एक्सप्लोरेशन, जीआईएस और साइल मैपिंग द्वारा वाणिज्यिक व्यवहार्यता यानी कि कॉमर्शियल वायबिलिटी तय करना। दूसरा है घरेलू माइनिंग, कॉर्पोरेट सिंडिकेट, वेदांता, अडानी, रिलायंस द्वारा आंध्र प्रदेश के 4 कॉरिडोर खनन बनाना। तकनीकी हस्तांतरण, रूस का जो रेडमेट है मैंने बताया, नॉर्डिक देशों के साथ मिलकर के ये जो टेक्नोलॉजी है वो अपने देश के अंदर लाना। और फिर है रणनीतिक स्वतंत्रता, ईवी, सेमीकंडक्टर, एरो स्पेस या डिफेंस के सेक्टर को पूरी तरीका से हम अपने देश में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इसका हमें प्रयास करना। इसके बाद में बस यही है आज के लिए। आप बताइए मुझे कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा और किस तरीका से, क्या भारत इसमें जिस तरीका से आगे बढ़ रहा है तो हम 5 साल में ये मान के चले कि भारत कम से कम, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो कम से कम अपने देश के लिए तो हम इतने बना ही लेंगे, इतना रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर ही लेंगे कि हमें किसी पर निर्भर ना होना पड़े। आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय